हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू फॉर दिस वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 12th। आज इस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो है रिलेशंस। बट रिलेशंस पे आने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस क्लास 12th में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। देखिए, क्लास 12th का जो मेजर पोर्शन है वो डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस का पोर्शन है। आपकी जो एनसीईआरटी की पहली बुक है उसमें ऑलमोस्ट अगर आप मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट को निकाल दें तो सारे चैप्टर्स जो हैं वो डिफरेंशियल कैलकुलस के चैप्टर्स हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस की, जिसमें इंटीग्रेशन जो चैप्टर नंबर 7 है वो आएगा, और वो एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन द परस्पेक्टिव ऑफ बोर्ड्स जेई मेंस एंड जेई एडवांस। उसके बाद हम एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशंस को जानेंगे, और उसके बाद हम समझेंगे 3D और वेक्टर को। वेक्टर 3D अपने आप से एक सेपरेट पोर्शन है जिसके साथ हम डील करेंगे एट द एंड ऑफ दिस कोर्स। अभी जिस टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है रिलेशंस। देखिए, रिलेशंस एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी पूरा बेस बनाएगा डिफरेंशियल कैलकुलस का। डिफरेंशियल कैलकुलस को समझने के लिए, डिफरेंशियल कैलकुलस को खड़ा करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी रिलेशंस को समझने की, ताकि रिलेशंस को समझते हुए आप समझ सकें फंक्शंस को। और अगर आप फंक्शंस को बेहतर समझ पाएंगे तभी आप डिफरेंशियल कैलकुलस में मजबूत हो पाएंगे, और डिफरेंशियल कैलकुलस में मजबूत होने का फायदा आपको होगा इंटीग्रल कैलकुलस में। तो मैं इतना क्यों बता रहा हूँ? द रीजन बीइंग कि ये क्लास 12th की एनसीईआरटी का सबसे पहला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हमें बहुत ही अच्छे से समझना होगा। इन लेक्चर सीरीज को देखने के लिए मैं आपको पहले बता दूं कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, ये वर्चुअल क्लासरूम है, आप लेक्चर्स के थ्रू इन वीडियोस को देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी पेन और कॉपी साथ में लेके बैठें। आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ते हुए चलें। जिन जिन एग्जाम्पल्स को, जिन जिन थ्योरी को मैं बताऊं, आप उन सबको नोट करते हुए चलें। इससे क्या होगा, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपके पास एक कंपाइल्ड नोट्स तैयार होंगे। और साथ साथ जितने एग्जाम्पल्स मैं कराऊं और जितने एग्जाम्पल्स मैं आपको करने के लिए दूं, तो प्लीज़ ईमानदारी के साथ वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिएगा। बिकॉज जो चीज़ हम खुद से समझ सकते हैं, जो चीज़ हम खुद से कर पाएंगे, वही चीज़ें हमें समझ आ पाएंगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि जितने भी एग्जाम्पल्स मैं आपको दूं उसके साथ आप ईमानदारी के साथ उसे खुद से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए, देर नहीं करते हैं, हम आ जाते हैं अपने टॉपिक रिलेशंस पे। पहले देख लेते हैं कि इस टॉपिक में हम किन किन चीज़ों को समझेंगे। इस लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स की, क्या होते हैं, कैसी कैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हम जानेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है। और उसके बाद रिलेशंस पे आने के बाद हम आएंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर। इतनी चीज़ों को आज हमने इस लेक्चर में कवर अप करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स की। तो हमें जानना है ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। देखिए, हम सेट सेट थ्योरी क्लास 11th के पहले टॉपिक से समझ के आ रखे हैं। हम लिखते हैं लेट ए बी एनी सेट। ए हमारा कोई सेट है और एलिमेंट ए और एलिमेंट बी ये बिलोंग करता है सेट ए से। ठीक है। अब ऑर्डर्ड पेयर हम कैसे लिखेंगे? देखिए, ऑर्डर्ड पेयर लिखने के लिए उसने साफ सीधा तरीका बताया कि आप दो ऐसे वाले ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करिए और इसमें दो एलिमेंट्स को लिख दीजिए जो इस सेट में आते हों, और उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल कीजिए। याद कीजिए, सेट थ्योरी में हमने सीखा था जब हम किसी सेट को लिखते थे तो सेट को लिखने के लिए हम ये वाले ब्रेसेस का यूज़ करते थे, और एलिमेंट्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, जी हाँ, एलिमेंट्स को उसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी हम कॉमा लगाते थे। लेकिन यहाँ पे हम ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे हैं। ऑर्डर्ड पेयर लिखने के लिए मान लीजिए दो एलिमेंट्स हैं और ये सेट से बिलोंग करते हैं, तो हमने ये वाले छोटे वाले ब्रेसेस का यूज़ किया और उनके बीच में क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया। अब एक दो चीज़ें हमें समझनी है। देखिए, दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे? हम लिखते हैं टू ऑर्डर्ड पेयर से ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी। ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं हमारे पास, आर इक्वल। देखिए, इनको इक्वल होने के लिए इस एलिमेंट ए को इस एलिमेंट सी के एग्जैक्टली बराबर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? ए शुड बी इक्वल्स टू सी एंड बी शुड बी इक्वल्स टू
टी। मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर होना पड़ेगा, तभी दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर हो सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मैं आपसे पूछूं कि x+3 और y+7 ये ऑर्डर्ड पेयर 2, 5 ऑर्डर्ड पेयर के बराबर है। मैं आपसे पूछूं कि x और y क्या होगा। आपको क्या निकालना है, x और y। तो देखिए, हमने अभी अभी समझा कि दो ऑर्डर्ड पेयर कब बराबर होते हैं। दो ऑर्डर्ड पेयर को बराबर होने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर होना पड़ेगा। कैसे होंगे, देखिए ऐसे, x+3 को बराबर होना पड़ेगा 2 के, तो यहां से मैं कह सकता हूं x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। y+7 को किसके बराबर होना चाहिए, इसको 5 के बराबर होना चाहिए, तो y की वैल्यू को आ जाना चाहिए -2। तभी मैं कह सकता हूं कि x और y की वैल्यू क्या आएंगी। देखिए, ये ऑर्डर्ड पेयर कब बराबर होंगे, जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे बराबर होंगे। ये कॉन्सेप्ट हुआ ऑर्डर्ड पेयर का। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और यहां से शुरुआत करके ये हमें पहुंचा देता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पे। तो चलिए जानते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है, लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप मुझे ये वाला एग्जांपल करके बताएं। ट्वाइस एक्स प्लस 3 y+2 ये ऑर्डर्ड पेयर बराबर है से 7, 9 के। आपको निकालनी है किसकी वैल्यू, x और y की। तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से निकालिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये वैल्यूज निकाल ली होंगी। देखिए, ईमानदारी का गेम है, जब मैं कहूं वीडियो पॉज कर लो तो वीडियो पॉज कर लेना और खुद से सॉल्व करना। द रीज़न बीइंग कि खुद से जब आप सॉल्व करोगे तब आपको समझ आएगा कि 2x+3 को 7 के बराबर रखना है, 9 के बराबर नहीं रखना है। मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप मेरी बातें मान रहे होंगे। तो चलिए एक बार मैं इसे सॉल्व कर देता हूं। ये बनेगा ट्वाइस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 7। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर होना पड़ेगा। तो ट्वाइस एक्स की वैल्यू को कितना होना चाहिए, 7 - 3 दैट इज 4, तो एक्स की वैल्यू को आना चाहिए 2। सिमिलरली y+2 की वैल्यू को 9 के इक्वल होना चाहिए, तो y की वैल्यू को कितना होना चाहिए, 7। तो मैंने समझा कि मेरे पास x और y की वैल्यूज आ चुकी हैं। ये तो बात रही ऑर्डर्ड पेयर को जानने की। अब हमें समझना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब हम समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को। देखिए, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से हम ये डिफाइन करेंगे कि हमें इसमें करना क्या है, और उसके बाद हम इसको एज अ थ्योरी वाइज, मैथमेटिक्स की थ्योरी वाइज हम इसे समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक सेट मैंने ए लिया जिसमें सपोज 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3। आपको याद है सेट कैसे लिखा है, जी हाँ, सेट थ्योरी से लिखा है हमने। दो कर्ली ब्रेसेस का यूज किया है और एलिमेंट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए कॉमा इसके बीच में लगाया है। एक सेट है लिखा हमने बी, सपोज x, y। इसमें दो एलिमेंट हैं x और y। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो देखिए, ये a क्रॉस b है। ए मल्टीप्लाई बी नहीं है, ये ए क्रॉस बी है। क्रॉस बी कहने का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ये क्या होगा, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, जो जैसे अभी हम ऊपर ऑर्डर्ड पेयर समझ के आए वही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करेंगे। कैसे, ये अपने आप में एक सेट बन के आएगा। सेट बन के आएगा तो हमें क्या लिखना चाहिए, कर्ली ब्रेसेस लगाने चाहिए। एलिमेंट्स के तौर पर अब इसमें ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ठीक है, अब देखिए पहला ऑर्डर्ड पेयर कैसे आएगा। ऑर्डर्ड पेयर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, दो ये वाले ब्रैकेट्स का यूज करेंगे और डिफरेंशिएट करने के लिए बीच में कॉमा लगाएंगे। अब देखिए पहला जो सेट है वो सेट ए है, तो मतलब जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए में से आना चाहिए। सपोज 1 आ गया, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट कहां से आएगा, देखिए दूसरा सेट है सेट बी से, तो एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1। 1, x एक ऑर्डर्ड पेयर इसमें आ गया। क्या कोई और ऑर्डर्ड पेयर आ सकता है, आ सकता है। देखिए कैसे, 1 के साथ मैं y को ले लूं और इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए कॉमा लगा देता हूं, तो मेरे पास दो ऑर्डर्ड पेयर आ गए। क्या मैं कोई और ऑर्डर्ड पेयर डाल सकता हूं, सोचिए। देखिए सेट ए में 1, 2, 3 है, तो मैं दो को भी तो ले सकता हूं ना। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, 2, x।
और उसके बाद कहें कि 2 कॉमा वाई को भी ले लिया जाए। और अगर इतना हमने कर लिया है तो 3 को भी क्यों छोड़ा जाए, 3 को भी ले लेते हैं। तो 3 कॉमा एक्स और 3 कॉमा वाई। ए क्रॉस बी में मेरे पास 3 एलिमेंट्स, ये 6 एलिमेंट्स आ गए हैं। 1x 6 ऑर्डर्ड पेयर है, 1 कॉमा एक्स 1 कॉमा वाई, 2 कॉमा एक्स 2 कॉमा वाई, 3 कॉमा एक्स एंड 3 कॉमा वाई। आपको समझ आया? अगर आपको ये बात समझ आई है तो आप मुझे ये बताइए, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए की वैल्यू को आपको मुझे बताना है। चलिए इस वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से बी क्रॉस ए निकालिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा और बी क्रॉस सी को निकाला होगा। चलिए मेरे साथ इसे मिलाइए कि आपका आंसर और मेरा आंसर क्या सेम आ रहा है। देखते हैं। देखिए पहली बात, बी क्रॉस ए जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो अपने आप में एक सेट बनेगा और सेट में क्या पड़े होंगे, ऑर्डर्ड पेयर पड़े होंगे। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जिसमें पहला एलिमेंट सेट बी से आएगा और दूसरा एलिमेंट सेट ए से आएगा। तो देखिए पहले मान लीजिए सेट बी से एक्स आया तो ए से 1 आ सकता है, या x के साथ 2 आ सकता है, या x के साथ 3 आ सकता है, या ऐसा हो सकता है कि पहला एलिमेंट y आ जाए। y के साथ पहला a का कौन सा एलिमेंट आएगा, 1 आ सकता है, y के साथ 2 आ सकता है, y के साथ 3 आ सकता है। तो ये हमारा क्या बना, b क्रॉस a। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि क्या a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर है, जरा देख के बताइए। तो देखिए ए क्रॉस बी में 1 कॉमा एक्स है और बी क्रॉस ए में एक्स कॉमा 1। अभी अभी हम सीख के आए कि दो ऑर्डर्ड पेयर कब बराबर होंगे, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। मतलब अगर ये वाले ऑर्डर्ड पेयर को मैं कंपेयर करूं तो 1 को एक्स के बराबर होना चाहिए और ऐसे, मतलब ये नहीं हो रहे हैं। तो पहली बात यहां से जो हम नोट करके लिखेंगे वो लिखेंगे कि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। देखिए ये दो अपने आप में सेट हैं और दो इक्वल सेट्स के लिए आपको याद होगा कि ए को बी का सबसेट होना चाहिए था, बी को ए का सबसेट होना चाहिए था, तभी हम दोनों सेट्स को कंपेयर कर सकते थे। ये चीज आपको याद होगी। तो पहली बात जो हमें समझ आई कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी बराबर नहीं होंगे। अच्छा एक चीज और सोचिए, देखिए ए में कितने एलिमेंट्स थे, अगर मैं लिखूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए तो आप मुझे बताएंगे जो इसका कार्डिनल नंबर है वो है 3। अगर मैं इसमें लिखूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी तो फिर उसमें कितने एलिमेंट्स आए, 2। अभी आपसे मैं पूछूं कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आए, तो देखिए ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स आए 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 6 एलिमेंट्स आए। 6 कैसे आए, 3 इंटू 2 करके आए। बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स आए, बी क्रॉस ए में भी 6 एलिमेंट्स आए। कैसे, 1 2 3 4 5 6। तो फिर क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई है, जी हाँ। तो देखिए दूसरा पॉइंट हम यहीं से लिख सकते हैं, इफ n ऑफ a, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a वो p है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b वो q है। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, जी हाँ उनको हो जाना चाहिए p इंटू क्यू, p इंटू क्यू। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए उसको हो जाना चाहिए q इंटू पी। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं लेकिन a क्रॉस बी और b क्रॉस ए हमारा बराबर नहीं है। ठीक है, अब पढ़ते हैं, हम कुछ बातें और करते हैं। अगर इनमें से कोई एक इनफाइनाइट सेट हो गया, सोचिए इनफाइनाइट सेट क्या होता था, एक ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, वो इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो देखिए तीसरी बात हमें लिखनी चाहिए कि इफ ए एंड बी आर टू
non-empty sets, non-empty sets, and one of them is an infinite set. इनफाइनाइट सेट। मैं कह रहा हूं कि ए और बी जो हैं वो दो कैसे सेट हैं, वो दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। नॉन एम्प्टी कहने का मतलब कि नल सेट नहीं है इसमें कोई, ठीक है। और उसमें से एक जो है या दोनों ही इनफाइनाइट सेट है ना। तो क्या होगा, ए क्रॉस बी को क्या हो जाना चाहिए, ए क्रॉस बी हमारा एक इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। देन ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए इज एन इनफाइनाइट सेट। हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि ए और बी अगर दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और उसमें से कोई एक सेट इनफाइनाइट हो जाए। अब खुद ही सोचिए ना कि एक सेट में तो एक एलिमेंट है मान लीजिए और दूसरे सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो फिर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। और ऑर्डर्ड पेयर में कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो फिर वो जो पर्टिकुलरली जो बड़ा एक सेट बन के आएगा जिसका नाम हम देंगे ए क्रॉस बी, वो कैसा सेट हो जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा। एक और चीज सोच लेते हैं कि अगर ए और बी दोनों नल सेट हो गए तो मैं लिखता हूं इफ ए इज इक्वल्स टू फाइव। याद है ना फाइव क्या होता था, जी हाँ, फाइव रिप्रेजेंट करता है नल सेट को। और बी भी कैसा है, बी भी है हमारा फाइव। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, जी हाँ, ये एक नल सेट होगा जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे फाइव से। और इसी को मैं कह सकता हूं ये भी बराबर होगा बी क्रॉस ए के। तो हमने समझा कि अगर ए और बी दोनों नल सेट हैं तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, फाइव आ जाएगा। अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ आया है तो मैं आपके लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको इस एग्जांपल को ट्राई करना चाहिए। तो देखिए ये एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है। सेट ए कहता है कि उसमें एक्स एलिमेंट है सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन फाइव। एक्स कैसा है, एक्स एक प्राइम नंबर है पांच से छोटा। और सेट बी है जिसमें वाई एलिमेंट है सच दैट वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और वाई सेवन और नाइन के बीच में है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। एक चीज हम मैथमेटिकली नोट कर लेते हैं। देखिए ये एग्जांपल मैं मान के चलता हूं कि आप करेंगे, इसका सॉल्यूशन अभी मैं बताऊंगा, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैथमेटिकली अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो ए क्रॉस बी को तो कैसे करेंगे। तो देखिए देखिए मैथमेटिकली हमें गिवन थे टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। ए और बी हमें दो नॉन एम्प्टी सेट गिवन थे। हमने लिखा ए क्रॉस बी। पहली बात ये एक सेट होगा और सेट को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इन वाले ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। इसमें सबसे पहली बात है ऑर्डर्ड पेयर पड़े होंगे, सपोज ए कॉमा बी। ए कॉमा बी इसमें ऑर्डर्ड पेयर पड़े हैं सच दैट, ये सिंबल किसका था, सच दैट का। ए जो है वो सेट ए से आएगा एंड एलिमेंट बी जो है वो सेट बी से आएगा। पहला एलिमेंट सेट ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी से आएगा। मैं आपसे कहूं बी क्रॉस ए क्या होगा, तो ये सोचिए इसमें अभी भी अगर मैं से ए कॉमा बी कह देता हूं, ऑर्डर्ड पेयर पड़े हैं जिसमें ए कॉमा बी एलिमेंट है सच दैट जो एलिमेंट ए है वो कहां से आएगा, देखिए वो सेट बी से आएगा। जो पहले सेट लिखा है वो सेट कहां से आना चाहिए, वो आना चाहिए सेट बी से। एंड एलिमेंट बी जो है उसे आना चाहिए सेट ए से। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई किस चीज की, ए क्रॉस बी की। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। मुझे लगता है कि आप लोगों ने क्वेश्चन ईमानदारी से ट्राई कर लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। मैं सिर्फ छोटी सी हिंट दे के छोड़ देता हूँ। तो देखिए
सेट ए में उसने कहा है कि ए एक प्राइम नंबर है लेस देन 5, 5 से छोटा प्राइम नंबर, तो क्या 1 आना चाहिए? सोचिए, 1 नहीं आना चाहिए भाई। द रीज़न बीइंग कि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है हमारा 2। तो देखिए, सॉल्यूशन अगर मैं लिखूं उस एग्जाम्पल का, तो सबसे पहले तो हमें सेट में एलिमेंट्स को लिखना पड़ेगा। सेट ए में आ जाएगा क्या, एलिमेंट्स आ जाने चाहिए 2, 3 और बस उसने 5 से छोटे कहे हैं, 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो 2 और 3 को आ जाना चाहिए। सेट बी देखिए, सेट बी में y है और y नेचुरल नंबर है और y 7 और 9 दोनों को ले रहा है। तो देखिए बी में आना चाहिए कितने, 7, 8 और 9, ये एलिमेंट इसमें आ जाने चाहिए। अब साफ सीधी बात मैंने आपसे पूछी थी ए क्रॉस बी निकालने के लिए, तो देखिए इसमें ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा, सेट ए से आएगा। मान लीजिए 2 आ गया, 2 के साथ 7 आ सकता है, या 2 के साथ 8 आ सकता है, या 2 के साथ 9 आ सकता है, या आप लीजिए 3 को ले लीजिए, 3 के साथ 7 आएगा, 3 के साथ 8 आएगा, या 3 के साथ 9 आएगा। ये सारे एलिमेंट्स किस में आ जाएंगे, ए क्रॉस बी में। बी क्रॉस ए मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी अभी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को समझा। हमने समझा कि ए क्रॉस बी क्या होता है। ए क्रॉस बी एक ऐसा सेट होता है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर आ रहे होते हैं, ए कॉमा बी। पहला सेट का जो एलिमेंट है वो आएगा सेट ए से, और जो दूसरा एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो आएगा सेट बी से। अब इन्हीं कार्टेशियन प्रोडक्ट पे हम कुछ थ्योरम्स को डिफाइन कर सकते हैं। उन थ्योरम्स को मैं चाहूंगा कि लास्ट में दिए हुए एग्जांपल्स के साथ आप प्रूफ भी करें। तो चलिए मैं थ्योरम्स को लिखता हूं। देखिए पहली थ्योरम है, हमारे पास गिवन है ए बी और सी कैसे हैं, 3 नॉन एम्प्टी सेट्स, या नॉन एम्प्टी भी ना हो, 3 सेट कह सकते हैं हम, सिर्फ 3 सेट। ए बी सी हमारे पास 3 सेट्स हैं। तो पहली थ्योरम कहती है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी, वो क्या होगा। तो देखिए वो हो जाएगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। दूसरी बात, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या होगा, इसको सोचिए। ये होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तीसरी बात, ए क्रॉस बी माइनस सी, वो क्या होगा, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। चौथी बात, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन एस क्रॉस टी, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन एस क्रॉस बी इंटरसेक्शन टी, वेयर एस और टी क्या है, 2 सेट्स हैं। वेयर एस एंड टी आर 2 सेट्स, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सेट्स हैं। देखिए पांचवी बात, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट है, देन ए क्रॉस सी उसको भी सबसेट होना पड़ेगा बी क्रॉस सी का, ठीक है। उसके बाद छठी बात, मैं कहूं अगर ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक है, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, वो हो जाएगा
ए क्रॉस ए मतलब ए का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब ए क्रॉस ए कह सकते हैं। और फाइनली आखिरी बात, अगर ए जो है वो बी का सबसेट है एंड ए क्रॉस सी वो सबसेट है बी क्रॉस डी का, तो मैं कह सकता हूं कि सी डी का सबसेट होगा। देन सी जो होगा वो डी का सबसेट होगा। ये सारी बातें जो हैं ये हमारी थ्योरम्स हैं इस ए क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। मैं चाहूँगा कि आप इन्हें एग्जाम्पल लेके एक बार खुद से वेरीफाई करके देखिए कि क्या ये जो बातें मैंने आपको बताई वो सही भी हैं या फिर नहीं। अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो देखिए मैं 3 सेट आपको दे भी देता हूँ, लेकिन बीच वाली कंडीशंस आप बना सकते हैं, जिसमें मान लीजिए सबसेट है ए बी का सबसेट है, तो वो आप खुद से सोच सकते हैं। 11th में सेट थ्योरी हम बहुत अच्छे से सीख के आए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इसमें खुद से एग्जाम्पल सोचिए और ये ट्राई कीजिए कि क्या ये जो थ्योरम्स मैंने आपको बताई हैं वो सही भी हैं या फिर नहीं। द रीज़न बीइंग कि इससे आपको पता चल जाएगा और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि ए क्रॉस बी और ये सारी चीज़ें कैसे हमने करनी है। तो चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं रिलेशन पे। अब हम समझते हैं कि एक रिलेशन क्या होता है। पहले हम रिलेशन की डेफिनेशन को लिखते हैं और उसके बाद हम इसे कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे कि ये रिलेशन बताना क्या चाहता है। तो देखिए अभी मैं इसकी पहले सिर्फ एक बार डेफिनेशन लिखता हूं। अ रिलेशन आर, रिलेशन का नाम क्या है? रिलेशन का नाम है आर। फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अनदर नॉन एम्प्टी सेट बी। नॉन एम्प्टी सेट बी, मैंने क्या कहा? एक रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अनदर नॉन एम्प्टी सेट बी। अब देखिए यही मुद्दा है, यही हमें समझना है। इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जी हाँ, वो क्या होता है? वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब रिलेशन की यही परिभाषा है, इसे हमें समझना है। ठीक है, अब चलिए समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट ए है जिसमें एक एलिमेंट है, सपोज एक्स, सिर्फ एक ही एलिमेंट है। और एक नॉन एम्प्टी सेट बी है जिसमें एलिमेंट है सपोज 1, 2। अभी अभी हम सीख के आए ए क्रॉस बी निकालना, तो चलिए ए क्रॉस बी पहले निकालते हैं। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में क्या आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, सपोज ए कॉमा बी, सच दैट ए जो है वो सेट ए से बिलोंग करेगा एंड बी जो है वो सेट बी से बिलोंग करेगा। तो आप मुझे जल्दी से बताइए इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? जी हाँ, आपने सही कहा, x, 1 और x, 2। ये दो एलिमेंट्स इसमें आ चुके हैं। ठीक है, अब याद कीजिए सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में क्या हमने किसी एलिमेंट किसी सेट के सबसेट लिखने से समझे थे? सबसेट क्या होता था? एक ऐसा सेट, हम कहेंगे कि ए बी का सबसेट है। कब? जब ए के सारे एलिमेंट बी सेट में प्रेजेंट होंगे तब ए बी का सबसेट होगा। तो देखिए अगर मैं इसके सबसेट्स लिखूं, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, पहले आप मुझे बताइए कि सबसेट होंगे कितने। सोचिए, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या था? 11th में सीखा था हमने। जी हाँ, वो होता था 2 की पावर n। एन क्या होते थे? जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस उसमें हैं। तो अभी इधर 2 हैं तो 2 की पावर 2, मतलब इसके टोटल 4 सबसेट बनेंगे। एक होगा 5 जिसमें उसने किसी भी एलिमेंट को नहीं लिया। एक होगा
जिसने उसने x,1 को ले लिया। और देखिए सबसेट जो होता है अपने आप में एक सेट होता है, तो मैंने उसे किससे रिप्रेजेंट किया, ब्रेसेस से कर ली, ये वाले उससे। एक होगा जिसमें आ जाएगा x,2 और एक होगा क्या, जी हाँ आपने सही कहा, जिसमें ये दोनों आ जाए। अभी अब आप रिलेशन की परिभाषा को समझें। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अनदर नॉन एम्प्टी सेट बी। एक नॉन एम्प्टी सेट ए हमारे पास था, ये हमारे पास गिवन था ए सेट, ये नॉन एम्प्टी सेट बी था, वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। मतलब इनमें से कोई भी एक सेट, ये रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। हम क्या कह सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूं फॉर दिस फिगर, फॉर दिस क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, तो जी हां वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 4। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितने हो जाएंगे, अभी आप देख के बता सकते हैं, वो हो जाएंगे 4। देखिए मान लीजिए एक रिलेशन है, हम उनका नाम देते हैं R1 R2 R3 R4। तो R1 क्या हो जाएगा, एक सबसेट ये 5। R2 क्या हो जाएगा, जिसमें हमने एक ये वाला सबसेट ले लिया। R3 क्या हो जाएगा, जिसमें हमने ये वाला ले लिया। और R4 क्या हो जाएगा, जिसमें हमने ये ले लिया। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, जी हाँ वो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे 4। और कौन से, R1 R2 R3 और R4 आपकी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। अच्छा अब जरा सोचते हैं, चलिए देखिए इससे थोड़ी सी ना थ्योरी डेवलप करते हैं। अगर ए में, नोट करके लिखेंगे हम ये सारी बातें, अगर सेट ए में पी एलिमेंट्स है, मतलब मैं क्या लिखूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए वो कितने हैं, वो हैं पी। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी वो हैं क्यू। तो मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होंगे, जी हाँ वो हो जाएंगे P इंटू क्यू, पी और क्यू का मल्टीप्लाई। अभी आपसे मैं पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स फ्रॉम ए टू, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी वो क्या होंगे, वो होंगे 2 की पावर पी क्यू। और देखिए जितने सबसेट होंगे उतने पॉसिबल रिलेशंस होंगे, बिकॉज रिलेशन क्या होता था, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी हो जाते थे क्या, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो मैं कहूं टोटल पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। देखिए ए टू बी लिखने का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि जब हम कभी लिखेंगे रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, तो वो सबसेट होगा बी क्रॉस ए का। और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं, अभी अभी हम सीख के आए हैं इसे। तो टोटल पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी ये कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 2 की पावर पी क्यू। मैं लिखूं कि टोटल पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू ए। देखिए जब हमें नंबर बताना है कि कितने होंगे, तो वो तो 2 की पावर पी क्यू होगा, वो क्या होगा 2 की पावर पी क्यू। लेकिन मैं कहूं कि रिलेशन फ्रॉम बी टू ए क्या होगा, तो ये भी हम लिख देते हैं कि रिलेशन फ्रॉम बी टू
ए, वो क्या होगा, वो सबसेट होगा बी क्रॉस ए का। ये क्या होगा, सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए। वो किसका सबसेट होगा, वो बी क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो देखिए फाइनली मैं लिखता हूं कि अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, वो क्या होता है, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। या इसे ऐसे लिखना, आर जो होगा वो सबसेट होगा क्या, ए क्रॉस बी क्या होता था, ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर आते थे सच दैट ए जो है वो सेट ए से आता था एंड बी जो है वो सेट बी से आता था। इसमें एक बात और जानने वाली है, क्या, कि अगर सपोज सी कॉमा डी इज एन एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर, इज एन एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर, रिलेशन आर का अगर ये एक ऑर्डर्ड पेयर उसका एलिमेंट है, देन हम लिख सकते हैं कि सी कॉमा डी ये बिलोंग्स करता है आर को। तब मैं लिख सकता हूं कि सी आर डी, देखिए ये एक नोटेशन है ये बताने के लिए कि सी और डी एलिमेंट जो है वो आपके रिलेशन आर से ताल्लुक रखते हैं। अगर मैं ये लिखूं क्या, कि इफ सी कॉमा डी ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ आर, वो आर का एलिमेंट नहीं है, देन हम क्या लिखेंगे इसे, मतलब क्या लिखना चाह रहे हैं, सी कॉमा डी वो बिलोंग नहीं करता आर से, देन हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सी, आर के आगे कांटा लगा देंगे और ये लिख देंगे टी। तो हमने क्या समझा, कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर सेट आर से रिलेशन आर से ताल्लुक रखता है तो उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये है, और अगर नहीं रखता तो ये है। तो देखिए अभी हम क्या करते हैं, अभी सिर्फ हम इतना ही करते हैं, और एक दो एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। द रीज़न मीन कि हमें जल्दबाजी कुछ नहीं करनी है, हम धीरे धीरे से समझेंगे और बड़े प्यार से हम इसे आसानी से समझते चलेंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप मेरे को ये सारे सवाल बताइएगा। सेट ए है, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ, तो देखिए यहाँ पे हमने दो सेट आपके लिए लिख दिए हैं। सेट ए में एक्स एलिमेंट है सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 9, और सेट बी में वाई एलिमेंट है सच दैट वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, और वाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। आपको क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है ए क्रॉस बी, आपको निकालना है बी क्रॉस ए, आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए, साथ ही में आपको बताना है सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के कौन कौन से सबसेट्स होंगे, सबसेट्स ऑफ बी क्रॉस ए, और फाइनली आपको बताना है ऑल पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी और ऑल पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम बी टू ए। ये सारी बातें आपको बतानी है। टाइप्स ऑफ रिलेशन पे हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस लेक्चर को बड़े ध्यान से समझें और जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उसको एक बार खुद से ट्राई जरूर करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन क्वेश्चंस को बता भी दूंगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आज के लेक्चर हम यहीं पे फिनिश ओवर करते हैं। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।